ये हम लोगों ने पढ़ा कि संबंध के आधार पे तीन प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नल। पॉजिटिव वो होती है कि जिसमें जो उनका रिलेशन जो है सकारात्मकता में जाए, जैसे कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अगर हमारे पढ़ाने से आपके मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, मूल्य आपके अच्छे हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस है। अगर हमारे पढ़ाने से आपके मूल्य और ज्यादा खराब हो रहे हैं, आपके अंदर नकारात्मकता और ज्यादा बढ़ रही है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, तो इसको नेगेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। नल हाइपोथेसिस, जिसमें कुछ नहीं पता, हमें रिलेशन का ही नहीं पता कि क्या रिलेशन है या नहीं है, उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद में अगर उसके अंदर कोई संबंध नहीं पाया जाता, तो ऐसी रिसर्च को हम, ऐसी हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं और फिर किसी और हाइपोथेसिस का या रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई किसी प्रकार का रिलेशन मिलता है, रिलेशन मिलने से तो फिर उसके आगे जाकर के उसमें और चिंतन किया जाता है, उसको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। संख्या के आधार पे जो हाइपोथेसिस है दो प्रकार की होती है, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल यानी कि जिसमें मैक्सिमम दो चर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि सूर्य नमस्कार करने से मोटापे में कमी, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार वेरिएबल है और एक मोटापा कमी, दो वेरिएबल हो गए। कॉम्प्लेक्स, इसमें वेरिएबल की संख्या बढ़ जाएगी, वेरिएबल दो से ज्यादा होंगे, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि किशोर अवस्था में ताड़ासन का अभ्यास करने से लंबाई में वृद्धि, तो इसमें तीन वेरिएबल हो गए हैं, किशोर अवस्था, ताड़ासन और हाइट। तो यानी कि जब दो से ज्यादा जब वेरिएबल होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहते हैं। वैज्ञानिक मैक्यूबन, ये पेपर में आ चुका है, साइंटिस्ट के नाम के साथ आया था कि इनके अनुसार बताओ कितने टाइप की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस होती है। तो दो प्रकार की होती है, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंटल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल को हम सार्वभौमिक परिकल्पना कहते हैं और एग्जिस्टेंटल को अस्तित्व परक परिकल्पना कहते हैं। यूनिवर्सल यानी कि जो सब लोगों के लिए हो, जो अपना ज्ञान दे रहा है उसका लाभ सबको हो, ये यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। जो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित हो उसको एग्जिस्टेंटल, या किसी विशेष से रिलेटेड है उसको एग्जिस्टेंटल हाइपोथेसिस कहेंगे। और आज हमें पढ़ना है फंक्शनल और रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम कार्यकारी या अनुसंधान परिकल्पना कहते हैं। और इसके अलावा ऑल्टरनेट, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा डिटेल में आज हम पढ़ लेंगे इसको, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और इसके अलावा जो हाइपोथेसिस है स्टेटिस्टिकली यानी कि सांख्यिकी परिकल्पना, और एनालॉजिकल यानी कि सादृश्य मूलक परिकल्पना। रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से गहराई में। ऐसा है कि इससे पहले, बाद में, ये रिसर्च हाइपोथेसिस, इसका दूसरा नाम है, इसको फंक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके नाम में इसका काम छिपा हुआ है। फंक्शनल यानी कि जो फंक्शन करने वाला, मीनिंग की कार्यकारी परिकल्पना। ये मैंने पहले लिख दिया, इसके पहला जो है ये फंक्शनल की हिंदी है, और ये इसकी अनुसंधान इसको हिंदी में कहते हैं। थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, आप करेक्ट कर ले आप अपने आप इसको। रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि अनुसंधान परिकल्पना, और फंक्शनल हाइपोथेसिस यानी कि कार्यकारी परिकल्पना। अब इसमें होता क्या है, मतलब कि जो चीज हम खुद करके सीखते हैं और उस चीज को फिर आगे जब हम चीजों को बताते हैं तो उसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग हो अभी यहाँ पे,
जैसे कि मैं दो भागों में आप लोगों को डिवाइड करता हूँ कि मेल डिपार्टमेंट एंड फीमेल डिपार्टमेंट। अगर मैं इस चीज की चर्चा करता हूँ आप लोगों से कि बताएं कि पालक की सब्जी कैसे बनती है, तो सामान्य सी बात है कि जो फीमेल डिपार्टमेंट है वो बहुत उनके लिए आसान है, चुटकी का खेल है। ऐसे ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे बन जाएगी। लेकिन मेल डिपार्टमेंट के लिए पहाड़ है बहुत बड़ा, नहीं कर सकते वो। कर सकते हैं लेकिन उनको बहुत समस्या आएंगी। यानी कि जो आदमी जिस काम को कर चुका है, जो उस चीज से निकल चुका है और बाद में उस काम को करेगा तो उसको चुटकियों का खेल ही लगेगा। अगर जैसे कि मैं बात करता हूँ कि मैंने एग्जाम निकाल लिया है, अगर मैं दोबारा एग्जाम दूं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है भैया मैं ऐसे चुटकियों में एग्जाम को निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा इतना उत्साह बढ़ चुका है। और आने वाले टाइम में जब आप लोग निकाल दोगे तो आप भी कहोगे जेआरएफ कौन सा बड़ी बात है, ऐसे चुटकियों में हम निकाल देंगे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है जेआरएफ। जेआरएफ क्या होता है, ऐसे जाएगी इतना बड़ा जेआरएफ। अभी आप लोगों की दृष्टिकोण ये है जेआरएफ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरे पास आज मैं कहूंगा जेआरएफ कुछ नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम में निकाल दिया, मैं ये कहूंगा कि मैंने निकाल दिया आप भी निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि मैं उस काम से निकल चुका हूँ। जैसे आप लोग जो लेडीज हैं वो सब्जी बनाने के काम से, किचन के काम से निकल चुके हैं, उनके लिए चुटकियों का काम है ये। लेकिन मेल डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है वो। तो इसी एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया आप यहाँ पे समझेंगे। कार्यकारी परिकल्पना मतलब कि जो काम हम कर चुके हैं, अगर हम उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से बताओगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बताओगे। और आप लोग कहोगे भैया दुनिया ऊपर से नीचे हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने किया है, मैं उस तरह से निकला हूं, इसलिए मैं इतना उत्साह इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। और दूसरा जिसने काम किया ही नहीं है, वो खाली सोच ही सोच रहा है, वो उसकी बात में भी दम नहीं होएगा। ये जो परिकल्पना होती है ना किसी न किसी सिद्धांत पर, उनके मूल रूप से यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मैंने दो तीन बुक्स पढ़ी थी, एक में यहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रेरित होती है और एक पुस्तक में लिखा हुआ था नहीं होती है। तो मुझे ज्यादा सूट करता है नहीं होती। एक बार आप लोग भी इस पॉइंट को देख लेना, नहीं वाला पॉइंट मुझे सूट करता है, क्योंकि दोनों किताबों में अलग अलग चीज लिखी हुई थी यहाँ पे। क्योंकि अगर हम इस वाले प्रिंसिपल को देखते हैं कार्यकारी परिकल्पना, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे अनुसंधान जो करता है ना, रिसर्चर जो है, वो प्रारंभिक अनुमान या साहित्य सर्वेक्षण एवं पूर्व अनुसंधानों की समस्या का प्राथमिक समाधान करता है। मतलब कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है, ये रहा अनुसंधान की समस्या, मतलब कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है। प्राथमिक कहा गया है, प्राथमिक यानी कि फंडामेंटल की बात हो रही है यहाँ पे पहली बार। ऐसी परिकल्पना को कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं। लेकिन आप फंडामेंटल वो मत लगाना कि इससे पहले किसी ने की ही नहीं। यहाँ पे हम इस तरीके से लगाएंगे कि वो पर्सन पहली बार कर रहा है इसको। किस तरीके से? आप ये वाली लाइन आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेगी आपको। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे कि करके सीखने से प्राप्त जो अधिगम, अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। जो चीज हमने खुद सीखी, यानी कि जो हम इंडक्टिव मेथड हमने लगाया, अधिक सुदृढ़ होता है कि मतलब कि मैं उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूं और ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता हूं। और वो चीज मेरे अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक टिकी भी रहेगी, टिकाऊ रहती है। मतलब कि मैं उस मेमोरी को भूल नहीं सकता, क्योंकि वो चीज मैंने करके सीखी है।
यहाँ पे मैंने आपको एक अपना एग्जाम्पल बताया था, आप लोगों को याद होगा, मैंने आटे वाला एग्जाम्पल बताया था कि मैं जब छोटा था, मैं अकेला था एक बार घर पे और मैंने आटा बनाया, और वो पानी आटा पानी आटा पानी आटा करते करते वो 200 ग्राम आटा से वो 5 किलो बन गया। लेकिन ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ, और 4-5 बार जब गलतियां हुई बाद में मुझे पता चल गया कि नहीं, आप इसमें लगे रहो तो आटा अपने आप ही सही बन जाएगा। बाद में जब मेरी प्रैक्टिस हुई, हाँ ऐसे आटा बनता है, ऐसे रोटियां बनती है, इतना हमें सीखना चाहिए। अब वो मैंने कर लिया, मैं उस एक्सपीरियंस से जा चुका हूँ। और अब मैं जब बताऊंगा किसी को, अब मेरे से कोई पूछता है कि बताओ रोटी कैसे बनती है, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि ज्यादा विश्वसनीय होगा वो, क्योंकि उसने खुद किया है और वो विश्वास करेगा। अब अगर कोई दूसरा पर्सन मेरे को ये बोल दे नहीं आटा ऐसे बनता है, मैं उस पर विश्वास कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये काम मैंने खुद किया है और खुद करके मैं सक्सेस हुआ हूं। समझ पा रहे हो? थोड़ा समझने की कोशिश करना है इस पॉइंट को आप। यानी कि जो काम हम खुद करके सीखते हैं और उस चीज के बारे में हमें कोई कल्पना करनी है, उसको रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ पाए हो आप सभी? मुझे लग रहा थोड़ी दिक्कत हुई होगी। पुष्पा जी बताओ, क्या समझ पाए हो आप? सर जो काम हम पहले कर चुके हैं, वही हम जब उसकी परिकल्पना करते हैं कि ये काम ऐसे हो ही पाएगा, तो उसको रिसर्च परिकल्पना कहते हैं। वेरी गुड। आप लोग सब लोग एक एक एग्जाम्पल मैसेज करो, फिर मैं किसी को भी चुनाव कर सकता हूँ। शालिनी जी कुछ कह रहे हो, बताइए। नहीं, वो पहले का। ओके जी, चलिए सोचो सोचो सभी, कम ऑन, एग्जाम्पल सोचो जल्दी से। मुझे संतोषी जी बताएं माइक खोल के। जी सर। सर, जैसे कि हम 12th अगर पास आउट हो चुके हैं पढ़ाई करके, तो अगर कि नेक्स्ट डे में अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको कर चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं, और हम वे विश्वसनीय होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी मैसेज में मीनाक्षी जी तो क्या कर रही है? जो पुराना मैसेज आपका। राधिका जी, अब आप डब्बी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, अरे वाह। राधिका जी माइक खोल के बताओ थोड़ा अच्छे से। राधिका जी माइक खोल के बताओ। जैसे भैया, हाँ हाँ भैया, आपने बताया ना कि अब मैंने जीआरएफ क्लियर कर लिया, तो मैं कोई सी भी एग्जाम आराम से क्लियर कर लूंगा। तो भैया आपके वेरी सामने गुड, अब कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएगी, आप निकल जाओगे, हर एग्जाम से आप निकल जाओगे, वेरी क्योंकि अब गुड, आपके लिए बहुत कठिन नहीं रहेगी कोई भी बातें। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि मतलब औरों जो का काम रहे हम ना कर रहे, चुके थे। लेकिन मैं इस एग्जाम में तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आप समझिए कि और जो काम मैंने नहीं किया मैं उसकी काम नहीं करता हूँ। मैं आईएएस आईपीएस की बात नहीं कर रहा, कम से कम जो चीज से मैं निकल चुका हूँ मैं उसमें तो सॉलिड हूँ। इस बात को आप सब लोगों को मानना भी चाहिए। जैसे आप लोगों ने 12th कर चुके हो और आप लोगों को बोले कि भैया 12th का एग्जाम दो, तो आप ऐसे चुटकियों में दे दोगे। 10th का एग्जाम दो, आप चुटकियों में दे दो, क्योंकि आप उस पीरियड से खुद निकले हुए हो। उसी चीज पे काम करना है, उसी चीज के बारे में कुछ सोचना। अब मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, अब मेरे को आप बोल रहे हो भैया कॉर्पोरेट के बारे में बताओ, सोचो। भैया मैं कॉर्पोरेट के 100 से ज्यादा कैंप्स लगा चुका हूँ, तो मेरे लिए चुटकियों का काम है कॉर्पोरेट के बारे में क्या सोचूं, क्या प्लान करूं, क्या वहां पे सिखाना है क्या नहीं करना है। और आप सब लोगों की अपनी अपनी फील्ड रही होंगी, कोई स्कूल में रहा होगा, आप लोगों में से कोई अच्छी कंपनी में भी काम करता होगा, कोई किसी का आप लोगों का सेंटर होगा, कोई यूनिवर्सिटी में भी टीचर होगा। तो आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में आप सब एक्सपर्ट हो, तो आपका अपनी एक्सपर्टी का काम दे दिया गया, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से करोगे और ज्यादा अच्छे से आप सोच भी पाओगे। उसी को ही यहाँ पे रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। जिस काम में हमारी पकड़ है उसी काम को हम करना। आगे बताए, एग्जाम दूसरा दिया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको मैं डायग्राम से सिखाना चाहूंगा आपको।
कल मैंने बहुत बताया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आप लोगों के सामने दो चीज स्क्रीन पे दिख रही होंगी, एक है नल हाइपोथेसिस का और एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। मीनाक्षी जी माइक खोल के मुझे बताओ, नल हाइपोथेसिस क्या होती है? सर नल हाइपोथेसिस आपने बताया था कि इसमें शून्य परिकल्पना होती है, मतलब शुरू शुरू में हम किसी चीज का इफेक्ट नहीं देख पाते तो हम उसको नल कहते हैं। जैसे दो वेरिएबल के बीच में कुछ भी नई रिलेशन आता है तो उसको नल बोलते हैं। फिर बाद में अगर उसमें कुछ हमें लगता है कि हो सकता है तो हम उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, दो प्लांट का एग्जाम्पल लिया है, देखिए ध्यान दीजिए, दो प्लांट है, दिखाई दे रहे हैं आपको? अब इसमें हमने ये कोई हम आर्टिफिशियल कोई पानी बनाया किसी का, सॉरी हमने पानी डाला, ये पानी तो आर्टिफिशियल क्या होगा, ओरिजिनली होगा पानी तो, ठीक है। यानी इस प्लांट के ऊपर पानी डाला गया और किसी ने दावा किया इसमें कोई अलग से मिनरल मिला दिए। वो दावा कर रहा है कि पेड़ की ग्रोथ बढ़ेगी और कुछ ज्यादा ही बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है। लेकिन बाद में पाया गया कि उसकी ग्रोथ तो हुई नहीं। 1 महीने पहले भी वो प्लांट ऐसा था और 1 महीने बाद भी ऐसा ही रह गया, कोई उसमें ग्रोथ नहीं हुई। मतलब कि उस पानी का, और पानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को पता है पानी का तो संबंध होता है, तो इसका मतलब कि डाला गया पानी नहीं होगा, ये डीजल पेट्रोल कुछ और लिक्विड हो सकता है ना? आप समझ लीजिए यहाँ पे, तभी तो कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। और दूसरी साइड में हमने देखा कि एक्चुअल में अगर जब हम पानी डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, जब पानी डाला जाएगा उस प्लांट में, तो प्लांट ग्रो करेगा और बड़ा पेड़ भी बन जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पानी है, वाटर है, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा प्लांट की ग्रोथ है, वो प्लांट बढ़ गया। तो मतलब कि अब यहाँ पे आया कि हाँ, पानी डालने से प्लांट में वृद्धि होती है, वो बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ती है। तो इसका मतलब कि पानी में और इस ग्रोथ का कोई ना कोई रिलेशन है। जब ऐसा कोई रिलेशन पाया जाता है तो आगे फिर साइंटिस्ट सोचते हैं ऐसा क्या रीजन है कि पानी से ग्रोथ हुई। यहाँ पे हमने डीजल डाला और डीजल से ग्रोथ नहीं हुई, और यहाँ पे सिर्फ पानी डाला और पानी से ग्रोथ हो गई। इसका मतलब कि पानी के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो प्लांट की ग्रोथ करता है। और आप सब लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो जब थोड़ा सा हम इसमें रिसर्च करते हैं तो बाद में देखते हैं कि वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें हम देखते हैं इसमें 2 एटम तो हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम जो है ऑक्सीजन का होता है। अब बाद में कोई थिंकिंग ऐसी जाएगी कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से शायद प्लांट की ग्रोथ होती है। और इसके अलावा जो फिर और भी सोचेंगे कि पानी में इस एटम के अलावा और भी मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि ज्यादा मिनरल्स युक्त जो पानी होता है उससे ग्रोथ ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। और अगर इम्प्योर पानी डालेंगे तो उससे प्लांट बढ़ने के बजाय समाप्त भी हो जाता है। तो मतलब कि अब यहाँ पे जो रिसर्चर होंगे, वो साइंटिस्ट होंगे, वो सोचेंगे कि ऐसे और कौन कौन से पॉइंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ करने में सहायक है, उसकी हेल्प कर रहे हैं, जिससे पौधा बढ़ेगा। तो वो और ज्यादा अपनी थिंकिंग लगाएगा, क्या हाइड्रोजन एटम की वजह से ऐसे हो रहा है, क्या ऑक्सीजन की वजह से ऐसे हो रहा है, या मिनरल्स की वजह से ऐसे हो रहा है। अब वो अपना दिमाग दौड़ाएगा, उसी दिमाग दौड़ाने को ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। सर एक बात इसमें बोलूं, मुझे जो लग रहा है, आप फिर जी बोलो ये बताइए, सही है कि नहीं। बताइए। सर जब हम रिसर्च करते हैं तब हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, वो अल्टरनेटिव होता है, और उसका बराबर जो अपोजिट हाइपोथेसिस होता है वो नल होता है। अभी सपोज मेरा रिसर्च है ओमकार से स्मरण शक्ति बढ़ती है,
ये मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और नल हाइपोथेसिस होगा कि ओमकार से स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है जो रिसर्चर प्रूव करने की कोशिश करता है, और नल हाइपोथेसिस वो होता है जो रिसर्चर चाहता है कि ये प्रूव नहीं हो, जो अल्टरनेटिव के बराबर अपोजिट होता है। अगर नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गया तो वो रिसर्च मीन्स, मुझे शब्द नहीं आ रहे, मीन नहीं होती है वो रिसर्च, ऐसा है शायद कुछ। जब हम बिल्कुल रिसर्च ठीक करते बोल हैं, रहा है। मैं इसी लाइन को भी बोलने वाला था, आपने पहले बोल दिया। देखो नीचे दिखाई दे रहा है, मैंने मार्क किया अभी इस लाइन को, जो भी पूनम जी ने बोला सेम वही बात है। ये रहा, देखिए, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए हाइपोथेसिस विच द रिसर्चर ट्राई टू प्रूव। क्योंकि हम काम क्यों कर रहे हैं भैया, कोई ना कोई रिलेशन हमने देखा कि उज्जाई प्राणायाम से थायराइड ठीक होता है, तभी तो हम काम कर रहे हैं। नहीं तो हम क्यों टाइम खराब करेंगे अपना, क्यों पैसा लगाएंगे फालतू का, जब उससे रिजल्ट ही नहीं आना, किसी का फायदा ही नहीं होना। तो मतलब कि हम कुछ ना कुछ जब प्रूफ करना चाहते हैं, इसका मतलब प्रूफ करना चाहते हैं कि जो वेरिएबल लेंगे उनके अंदर कोई ना कोई संबंध मिलेगा, तभी तो हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और दूसरे शब्दों में, अगर हम नल हाइपोथेसिस की वजह से, अगर इस डायरेक्शन से अगर हम इसको देखते हैं, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर नल है तो ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, अगर ऑल्टरनेटिव है तो नल नहीं होगा। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लीजिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। सर इसको क्या H1 से शो करते हैं क्या? उसमें H1 H0 लिखा है यस, अल्टरनेटिव और नल पे। ये ज्यादातर हाँ देखते हैं इसको H0 यानी कि नल शून्य परिकल्पना कहते हैं ना हिंदी में, नल हाइपोथेसिस को, जी सर, जी हाँ सर, इसलिए H1 यहाँ एंड पे जीरो H0। लिख देते हैं। मतलब और उसी से शो करते हैं। इसको वन पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, यही लिखना है। अच्छा ओके सर, थैंक यू। ये कोई भी सैंपल ले ली, इस पे मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जीरो पे मैं श्योर हूँ। जीरो इसलिए लिया क्योंकि ये नल है, इसलिए जीरो लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम पॉजिटिव भी लिख दें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया H1 वन H1 मैंने उसमें देखा था, डायरेक्ट वो होती है ना रिसर्च भैया हाइपोथेसिस के अंदर, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, तो उसमें H1 और ये देखे थे मैंने H2 करके। चलो, हो सकता है वो, मैंने भी ज्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में। नहीं, अगर एक से ज्यादा हाइपोथेसिस पॉजिटिव मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर एक से ज्यादा है ना, तो H1 H2 H3 ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, नल क्या होता है। थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया, शून्य परिकल्पना यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है, जब वो अस्वीकृत मतलब कि जब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि अभी बताया ना कि नल होगा तो ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, अगर ऑल्टरनेटिव है तो नल नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कि जब शून्य परिकल्पना को रद्द कर दिया गया तो उस स्थिति में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा ही ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से जो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तभी आएंगे ना जब हम नल को रिजेक्ट कर चुके होंगे। और नल को रिजेक्ट कब करेंगे? जब हम कोई जांच करेंगे। और जांच करेंगे तो मतलब कि वो जांच साइंटिफिकली होगी। अगर जांच में पा गया कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि उज्जाई प्राणायाम करने से T3 T4 हार्मोन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है, कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तो रिलेशन मिल गया, हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो मतलब कि चाहे वो कम हो थायराइड, चाहे वो थायराइड बढ़ती हो, लेकिन हमें इस चीज का पता चल गया कि रिलेशन है। मतलब कि ये हाइपोथेसिस कभी झूठ नहीं हो सकती। जो कल कुंदन जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा ही ट्रू होगी। और हम लोग काम भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा भी बिलीव होता है कि हाँ ऐसा होगा, तभी हम वो टॉपिक लेते हैं। बिना इसका ऐसा है, कोई हवा में तीर कोई नहीं चला, कोई मूर्ख ही होगा कि जो रिसर्चर इस तरीके का टॉपिक ले जिसको खुद ही विश्वास ना हो, तो उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। सर तो इसमें पहले नल हाइपोथेसिस से चेक करेंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव हो जाएगा ना, वो रिजेक्ट हो यस, जाएगा। पहले नल से चेक करेंगे, नल जब डिसप्रूव हो जाएगा जी।
उसके बाद में ऑल्टरनेटिव सिद्ध होगा, और ऑल्टरनेटिव को ही रिसर्चर एक्चुअल में चाहता है। क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिसर्चर खुद चाहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, उसका खुद का बिलीव ऐसा बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे महर्षि महेश योगी जी बोलते थे, महेश योगी जी बोलते थे कि नहीं, मेडिटेशन का रिलेशन है स्ट्रेस के साथ में, तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूफ किया, डॉक्टर की टीम को लगाया कि आप लोग चेक करो। डॉक्टर की टीम ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग नल हाइपोथेसिस समझ रहे थे, डॉक्टर लोग समझ रहे थे कि इसका कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, कि क्या आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, क्या इससे स्ट्रेस कम होता है क्या? वो साइंस वाले व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे। तो उनकी जो थिंकिंग थी वो नल हाइपोथेसिस थी उस टाइम, रिसर्च करने से पहले। लेकिन जब उन्होंने अनुसंधान किया इसके ऊपर और बाद में पाया कि नहीं, जब हम अच्छे तरीके से ध्यान करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर, तो मतलब कि कोई रिलेशन है, तो मतलब कि महर्षि महेश योगी जी ठीक कह रहे हैं। तो अब ये बात सच साबित होगी, अब इस पे और रिसर्च होगी और गहराइयां में जाएगा कि क्यों। जैसे हमने प्लांट में गए थे ना गहराई में, कि क्या हाइड्रोजन की वजह से प्लांट ग्रो करता है, क्या ऑक्सीजन की वजह से करता है, क्या मिनरल की वजह से करता है, या कोई और रीजन है। यानी कि सामान्य रूप से दिख गया कि पानी डालने से पेड़ बढ़ गया। अब रिसर्चर इसमें थोड़ा और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएगा, क्यों, क्या ऐसा होता है। ठीक ऐसा ही फिर बाद में उस चीज में होता है और उस चीज को प्रूव किया जाता है बाद में। और उसी थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्या ऐसा है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो किया, क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हुआ, क्या साइंटिफिकली रीजन है, उस चीज के बारे में वो सोचेगा। बोलेगा अच्छा, क्या हेमिस्फीयर के ऊपर इफेक्ट पड़ा, हो सकता है भैया हेमिस्फीयर पे इफेक्ट पड़ा हो। ये भी हो सकता है कि ब्रेन वेव्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पिट्यूटरी के ऊपर इफेक्ट पड़ा हो। ये भी हो सकता है कि हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि हाइपोथेसिस तो सिर्फ सोचना ही तो होता है। अब वो सोचेगा, बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा फिर वो प्रूफ हो जाएगा। अब हाइपोथेसिस में कुछ भी सोचा जा सकता है, रिलेशन आने के बाद में तो सोचा और ज्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और आगे वाले तो बहुत आसान है, नाम के अंदर इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो मुझे बताएंगे, स्वाति जी मुझे बताएंगे, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। कई बार हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन नाम को आप ध्यान से पढ़ लो, नाम के अंदर उसका काम और उसका आंसर छिपा होता है। बताओ आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या होना चाहिए, स्वाति जी? शायद इसमें नंबर्स हो, सांख्यिकी, मतलब वेरी गुड, statistics। आगे आंसर हमारा, इसके अंदर सांख्यिकी पद होंगे। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाइपोथेसिस बहुत प्रकार के हैं। अगर हमारे एग्जाम में जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर की भी कोई हाइपोथेसिस आ गई, तो आप अपने, जो मैंने अभी स्वाति जी ने अपना दिमाग लगा के आंसर किया, आप लोग वहां पे अपना इस तरीके से दिमाग लगाना कि नाम के अंदर उसका आंसर छिपा होगा। मेन तो मैंने आपको करा दी, लेकिन कभी कभी आ जाता है बाहर का, तो नाम से आप उसका आंसर निकाल देना। जैसे अभी इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। अनुसंधान प्रक्रिया में जब जो नल हाइपोथेसिस होगी उसको सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा ना, आप इस चीज पे फोकस करो और बाकी इसमें क्या हो रहा है उस चीज पे आप ध्यान मत दो। वैसे यहाँ पे नंबरिंग की बात हो रही है कि इस हाइपोथेसिस में नंबरिंग की बात होगी, तो उस हाइपोथेसिस को हम सांख्यिकी परिकल्पना कहेंगे। तो बाद में वो कुछ विशेष संकेतों का प्रयोग करता है, ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन यहाँ पे जो है नंबरिंग ही है। ठीक है, ये थोड़ा नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि कौन इसको बता सकता है। तो हमारे शार्प माइंड वाले कौन है क्लास में, हाथ उठाओ। एनालॉजिकल हाइपोथेसिस को कमला नायक जी, जी कमला जी बताइए इसका अर्थ जी बता सर, जैसे देंगे कि वहीं पे है आंसर आ नाम जाएगा। हिंदी के नाम के हिसाब से मैं जी जी
मतलब सादृश्य मूलक परिकल्पना बोल रहा है, तो मतलब एक उदाहरण के द्वारा हम दूसरे बोल सकते हैं उसी के जैसे दिखने वाला सादृश्य मतलब सेम। वेरी गुड। हम नाम को थोड़ा सा अगर हम इसको बांट दे संधि में तो इसके अंदर आंसर छिपा हुआ है। बाकी अगर ऐसा याद नहीं होता क्योंकि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, तो आप इसको, लेकिन मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा था कि आप नाम को ध्यान से पढ़ो, आधे से ज्यादा आंसर आपको नाम के अंदर ही मिल जाएगा, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आएगा और ऑप्शन टाइप में इस तरीके से ही वहां पे ट्रिक्स लगती हैं जिससे हमारा आंसर कम टाइम में ज्यादा बेहतर आंसर हमारा होता है। कि अनुसंधान रिसर्चर जो होता है एक उदाहरण को यानी कि एक एग्जाम्पल लिया और उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल जोड़ देता है, किसी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसको एनालॉजिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया और फिर दूसरा एग्जाम्पल उसी तरीके का देना, क्या दूसरा ऐसा होगा, इस तरीके के विचार करना, उसको एनालॉजिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, ये मैं एक यहाँ पे डायमंड बना देता हूँ, ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया और यहाँ पे ये हमारी जो सेना खड़ी हुई है डॉट्स डॉट्स में जो मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये हमारी सेना खड़ी हुई है इस तरीके से 5-6 लाइन में खड़ी है। एक लाइन में आप समझ जाओ कि ये 100 लोग खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से 5 लाइन में ये 500 लोग खड़े हैं, ठीक है। कि जैसे कि हमने हीरे के टुकड़े कर दिए, हीरे के छोटे छोटे इसको 100 भागों में बांट दिया इस हीरे को हमने, और उससे उसका क्या होगा, उसकी कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। जबकि अगर वो हीरा एक साथ बिकता तो उसकी कीमत करोड़ों में जाती, लेकिन उसके टुकड़े कर दिए गए, टुकड़े करने के बाद में उसकी कीमत भी कम हो गई। यहाँ पे आप समझिए कई बार कि टुकड़े करने पे कीमत बढ़ भी जाती है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पे आप जाइए कि यहाँ पे हमने ये देखा कि टुकड़े करने से हीरे की कीमत कम हो गई। ठीक उसी प्रकार, ये उसी प्रकार बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक उदाहरण से हम दूसरे एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। उसी प्रकार सेना की टुकड़ी, ये जो 500 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन 500 लोगों को मैं 100 भागों में डिवाइड कर दूं तो मतलब कि 5-5 लोगों का ग्रुपिंग बन जाएगा, और फिर आकर के कोई दूसरी सेना अगर मारे, दूसरी सेना एक साथ आके आक्रमण कर दिया तो वो आराम से 5-5 लोगों को बिल्कुल चुटकियों में मार देंगे। लेकिन अगर वो कोई दूसरी सेना अगर आती एक साथ, उनको 500 लोग मिलते तो वो एक साथ नहीं मार पाती। तो मतलब कि जैसे हीरे के टुकड़े करने से उसकी कीमत गिर गई थी, उसकी वैल्यू कम हो गई थी, उसकी ताकत कम हो गई थी, ठीक उसी प्रकार बड़ी सेना को अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कर दिया तो उसकी भी शक्ति कम हो जाएगी। तो हमने हीरे के एग्जाम्पल से सेना का एग्जाम्पल हमने सीखा। सर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे MDY एक ग्रुप है, सब हम हीरा है, अगर एक एक करके टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए तो उनकी वैल्यू फिर, ये उदाहरण आ सकता है ना इसमें? बिल्कुल ठीक आ सकता है, बिल्कुल आप इसमें परिवार का भी उदाहरण दे सकते, बड़ी फैमिली छोटी फैमिली का। सर जैसे कवि कालिदास उपमा कालिदास से बोलते हम, वो कैसे हर एक चीज को उपमा देते थे, कुछ उदाहरण के साथ जोड़ते थे, वैसे हो गया ना सर ये? हाँ दे सकते हो, और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, इसी बहाने मैं आपको सफल होने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, और मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। मैंने एक ही बात सीखी है अपनी जिंदगी में कि ज्ञान को हमेशा बांटते रहो, कभी स्वार्थपन ना दिखाओ। स्वार्थ जिस दिन आ गया ना, जो आपके अंदर ज्ञान है वो भी चला जाएगा। और जो पिछले बैच वाले बच्चे हैं, मोना जी हैं और जो लोग हैं मोहित जी हैं, इन लोगों को पता है कि लास्ट मोमेंट तक मैं ग्रुप्स में नोट्स भेजता रहा हूँ। क्या हम नोट्स भेजने से हमारी वैल्यू कम हो जाएगी? क्या क्या मेरा ज्ञान किसी ने ले लिया? नहीं, ये मेरा अनुभव है और यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर आप लोगों के अंदर स्वार्थ आता है तो आप कभी भी, आपको वो ज्ञान आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर देने की भावना है ना कि मैं किसी का भला कर सकता हूँ, खुद का भला अपने आप हो जाता है।
तो ये मेरा अनुभव है। तो मैंने एक उदाहरण से मैंने आप लोगों का उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जेआरएफ क्लियर करना है तो आप देना सीखिए, लेना मत सीखिए, रोकना मत सीखिए। रोकोगे तो रेत भी आपके हाथ से गिर जाएगा। सही है सर, साइकोलॉजी भी यही बोलता है ना कि देने में ही सुख है। जो सिर्फ लेता रहता है, स्वार्थी होता है, वो कभी सुखी नहीं होता। जी, गीता में भी 11वें अध्याय में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हाँ, कि लेने के भाव से हमेशा अशुभ कर्म होते हैं और देने के भाव से हमेशा अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत साइकोलॉजी भी बढ़िया। यही बोलता है, साइकोलॉजी भी यही बोलता है कि देने में ही सुख है, आप सुखी रहोगे। बहुत बढ़िया। तो आज के उदाहरण के साथ ये हमारा बहुत मैच कर रहा है और मैं उस पर्सन का बहुत सम्मान करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उस पर्सन की जो बुद्धि है वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो मैं ऐसे कामना करता हूँ। तो ऐसे हमारे टाइम काफी हो गया, आज मैंने बहुत कम पढ़ाया आपको, कोई बात नहीं। कल से हम रिसर्च डिजाइन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा ठीक नहीं है, रिसर्च डिजाइन हम कल पढ़ेंगे। बस इतना मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। हाइपोथेसिस एक धुंधली चीज है। हाइपोथेसिस सिर्फ वो है कि ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च डिजाइन हमेशा सही होगी। जैसे कि हमने बताया कि किसी पर्सन की शादी होनी है, शादी होने से पहले, अभी उसकी शादी हुई नहीं है, पूनम जी की अभी शादी हुई नहीं है, मानते हैं कि पूनम जी पीछे चले गए 10 साल वापस। उससे पहले उनकी क्या थिंकिंग थी कि सोचती थी कि मैं मास्टर करूंगी, मेरा हस्बैंड ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्लानिंग उनके माइंड में थी, धुंधला धुंधला ग्राफ था। अब शादी होने के बाद में पता चल गया कि फैमिली कैसी है, अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट, सब चीज क्लियर हो गई है। अब ये अपनी जिंदगी का दोबारा से अब प्लानिंग करेंगी, लेकिन अब जो प्लानिंग करेंगी वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये उस जिंदगी में जी रही है। अब इनको पता है कि फैमिली की क्या थिंकिंग है, अब ये उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के फिर वो चीज करेंगी। ठीक वही चीज रिसर्च डिजाइन है। हाइपोथेसिस में सिर्फ सोचा जाता है और वो सोच गलत भी हो सकती है, लेकिन रिसर्च डिजाइन पूरी प्री प्लान्ड होती है। हर स्टेप को सोचा जाता है बिल्कुल प्लानिंग तरीके से, उसको रिसर्च डिजाइन कहते हैं। गहराई में हम रिसर्च डिजाइन को कल पढ़ेंगे। आज टाइम हो गया है, अगर यहाँ पे किसी का डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने पढ़ाया, उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, मैसेज करके बताएंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस या फंक्शनल हाइपोथेसिस, एक बार मैसेज में देख लेते हैं मोहित जी, उसके बाद में आप बोलना। चलिए मैसेज करें पहले सभी। वेरी गुड शालिनी जी, बहुत बढ़िया, लेकिन जीवन में बहुत कम लोग इसको फॉलो कर। अच्छा, पहली वाली बात के बाद आंसर कर रहे हो क्या आप? जो काम हम अच्छे से, वेरी गुड शालिनी जी का बहुत अच्छा आंसर है। फास्ट वर्क, कुंदन जी, नूरा जी, जो हम कर सकते हैं, राधिका जी। हाँ मोहित जी, अब बोलिए आप आंसर, बहुत बढ़िया। भी फंक्शनल और या रिसर्च आप हाइपोथेसिस जो होती है ना, वो रिसर्च होती है जिसको हम पहले कर चुके हैं। मतलब कि अगर मैं किसी काम को कर चुका हूँ पहले और मुझे दोबारा उसी काम को करना हो, तो वहां पे क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे हाई होगा और मैं उस चीज को ना, उसकी बारीकियों को और उसमें क्या क्या मेरे को पहले प्रॉब्लम्स आई थी, उस चीजों का मेरे को ज्ञान होगा। तो उस चीज के बेसिस पे ना मैं उस चीज को बहुत अच्छे से और सही तरीके से कम समय में कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं हम रिसर्च हाइपोथेसिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका दूसरा नाम बताइए रिसर्च हाइपोथेसिस का। इसको फंक्शनल या रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं भैया। फंक्शनल हाइपोथेसिस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन मेरा है, मुझे नूरा जी बताएंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है, बाकी लोग मैसेज करें। नूरा जी, नल हाइपोथेसिस क्या होती है बताइए। सर इसमें शून्य परिकल्पना होती है, अपने को जो रिजल्ट होते हैं उनका पता नहीं होता कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसा आपने उदाहरण दिया था कल, जैसे कि विशुद्धि केंद्र पर, कि भाई है ना यहाँ पे अपन है ना ध्यान करेंगे तो गले के रोग ठीक होंगे। पर हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में ध्यान करने से होंगे ही गले के रोग सारे ठीक हो जाएंगे।
ये तो हम फिर आगे प्रोसेस आगे चलाएंगे और फिर हमें जो परिणाम मिलेंगे उसके बाद में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या परिणाम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अगर नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाती है तो फिर क्या होता है आगे का स्टेप, मुझे बताएंगे जय कृष्ण पारडिया जी। ये सर अल्टरनेटिव हो सकता है। दोबारा बोलिए। अगर नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई है तो क्या करेंगे फिर? वो सर अल्टरनेटिव हो सकता है। अजीत देव जी माइक खोल के मुझे बताएंगे। जी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जब प्रूफ हो जाता है तो शून्य परिकल्पना में, और शून्य परिकल्पना में कहीं कहीं लिखा हुआ था टाइप 1 टाइप 2 ये त्रुटि होता है। जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है तो टाइप 1 कहलाता है त्रुटि, और जब अस्वीकार कर लिया जाता है तो उसको टाइप 2 त्रुटि कहते हैं। मोना चतुर्वेदी जी मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। भैया आपने एक बार मुझे क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए कि आपने ये पूछा कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस जैसे बनी है, अगर उसका रिजल्ट प्रूव हो जाता है तो आपने उसका नाम पूछा तो अल्टरनेटिव होगी। और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि नल हाइपोथेसिस अगर प्रूव हो जाती है तो आगे क्या होगा? अगर नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो अल्टरनेटिव में आ जाएगी, उसका हम और ज्यादा मतलब जो वर्क है उसको जानने का प्रयास करेंगे, और अगर वो रिजल्ट नहीं आता हमारा तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। मोहित जी बताइए, मोहित जी समझ पा रहे हो लग रहा है। भैया इसमें क्या होगा, अगर हमारी वो प्रूफ हो जाती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम नल को तो वहां पे रिजेक्ट कर देते हैं और फिर हम अल्टरनेटिव पे वहां से काम स्टार्ट कर देते हैं। अरे ठीक बता दिया, बाद में सारा पानी कर दिया। सर मैं बोलूं सर? हाँ, अल्टरनेटिव तो वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। सर हमने नल हाइपोथेसिस ली, अगर गलती से नल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती तो हम अपना रिसर्च वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। भैया वो काम ही खराब बंद कर देंगे, दूसरा काम करेंगे। क्यों खराब करो? जी जी उस पे क्यों टाइम दोगे? जी जैसे सर, बंद ही कर देंगे उसको, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अरे आप सब लोग हो गए। अरे मोना जी आप इतने सीनियर पर्सन हो। गए आपके क्वेश्चन में, आप रिटर्न में बता दीजिए। देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप बताना मोना जी, ठीक है? जानु शक्ति विकासक क्रिया पता किसको कहते हैं? जानु मतलब घुटना, हाँ पता है। ठीक है। जानु शक्ति विकासक क्रिया का प्रभाव आंखों के साथ हमें देखना है, तो ये हमने नल हाइपोथेसिस लिया, तो क्या करेंगे आगे जाकर के बताओ? भैया इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई। हाँ प्रूफ हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस हमने यही तो माना था कि कोई रिलेशन नहीं है, यही तो बोला था ना, नहीं है तो रिलेशन नहीं है, इसका मतलब प्रूफ हो गई तो मतलब रिलेशन नहीं है। अब क्या उसके बावजूद भी आप जानु शक्ति विकासक क्रिया कराओगे आंखों की बीमारी वालों को? नहीं कराएंगे। नहीं कराओगे ना, तो आप अपना काम बंद कर दोगे, कुछ और बोलोगे कि नहीं कोई कुछ और होगा, कोई और एक्सरसाइज कराऊंगी, मैं जानू वाली नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका कि रिलेशन ही नहीं है। समझे? जी हाँ आप समझ गई। हाँ जय कृष्ण जी, अजीत जी, दोनों का गलत था आपका, है थोड़ा समझो, है कोई बात नहीं, आगे समझ लेना और अच्छे से। और अगर यहाँ पे अगर कोई रिलेशन मिल जाता, जैसे कि मैंने बोला कि कपालभाति का संबंध हमारी भूख के साथ, शुरुआत में हमने नल हाइपोथेसिस मान के चले कि कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन आगे देखा कि कपालभाति करने से तो भूख बढ़ती है, तो मतलब कि कोई ना कोई रिलेशन है। अब और सर्वे और रिसर्च की जाएगी, मतलब कि यहाँ पे अब नल हाइपोथेसिस को हमने कैंसिल कर दिया। अब नल कैंसिल हो गई तो इसका मतलब अब ऑल्टरनेटिव आएगी, अब और जो थिंकिंग होगी वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंतर्गत आएगी। अब समझ आया सभी को? अजीत जी, जयकृष्ण जी समझ आया? यस सर, थैंक यू। जी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी गलती।
अब मुझे मैसेज करके ये बताएं, ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो कभी गलत नहीं हो सकती? कम ऑन, अंशुमान जी मुझे माइक खोल के बताएं। सर अल्टरनेटिव। वेरी गुड। ऐसी हाइपोथेसिस का नाम बताइए जिसका संबंध किसी डाटा से है, किसी नंबर से है। उस हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। वेरी गुड, सांख्यिकी परिकल्पना या स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस। एनालॉजिकली मैसेज करेंगे सर, माइक नहीं खोलेगा कोई। एनालॉजिकली हाइपोथेसिस किसको कहते हैं ये हमें बताएंगे। चितरंजन साहू जी। और आपको अपना एग्जाम्पल देना कुछ नया सोच के, ठीक है? बाकी लोग अपना दिमाग लगाओ और मैसेज करो, देखता हूँ कौन अच्छा एग्जाम्पल सोचेगा। हाँ हाँ सर, इसमें हम एक एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण को जोड़कर हम एक नई जो लॉजिकल के माध्यम से एक परिकल्पना निर्माण करते हैं, उससे हम एनालॉजिकल हाइपोथेसिस कहते हैं सर। ठीक है, चलिए माइक बंद कर लीजिए। अब देखता हूँ कि कौन कितना अच्छा एग्जाम्पल दे सकता है। मैंने तो अपना लाइव अपने जारफ निकालने का फॉर्मूला भी दिया था, वो भी इसी का एग्जाम्पल है? बाकी आप लोग लड़की की गद्दारी। अरे कुंदन जी माइक खोलो कुंदन जी। लग रहा धोखा खाया हुआ है हमारे कुंदन भाई ने किसी से। बताओ कुंदन जी। लकड़ी है, लड़की ओ नहीं। तेरे, लकड़ी है क्या? मैंने सोचा लड़की की गद्दारी थी। जो गठरी सर जो होता है ना, सर ये बचपन में वो 4 पुत्रों वाली कहानी थी ना, संगठन में शक्ति है, बिल्कुल वो भी यहाँ पे बिल्कुल ऐड हो सकती है ना? बिल्कुल। हाँ हो सकती है। लकड़ी, वही मेरे को याद आ रहा था अनुराग जी। मैं बताओ बताऊं बताओ। भैया? अच्छा सर। नया भैया मैं सोचो कुछ बताऊं? और नया को, नया राधिका जी नया बताएंगे। नया बताओ नया राधिका जी। हाँ जैसे कि भैया मीनाक्षी पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसके साथ एक मेरा उदाहरण कमजोर का जुड़ जाएगा, तो दोनों की शक्ति बढ़ जाएगी ना भैया? ना जी, ये कोई ज्यादा एक सटीक उदाहरण उदाहरण। हाँ बोलो बोलो। एक उदाहरण के साथ दूसरा उदाहरण जुड़ रहा है ना भैया? आप ये बोलो कि जैसे मीनाक्षी जी तैयारी कर रही हैं, ऐसे ही मैं भी तैयारी करूंगी तो मेरा एग्जाम हाँ निकल वही। जाएगा। ये आएगा, सही बात है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके साथ रहूंगी, साथ तो दुनिया रहती नहीं है। नहीं नहीं भैया, यही बोलना चाह रही थी मैं। ग्रुप स्टडी को ले साथ सकते हैं ना, ग्रुप स्टडी। हाँ ग्रुप स्टडी भी सारे करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही कि जैसे राहुल सर ने तैयारी किया, ऐसे एग्जैक्टली मैं भी तैयारी करूंगी तो मेरा भी एग्जाम निकल जाएगा। अगर मैं भी निष्काम भाव हाँ से पढ़ाई करूंगी तो भगवान भी आपका साथ देगा। मैं आप लोगों को निष्काम भाव से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हैरानी मानोगे, मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी के ऑफर आ चुके हैं पढ़ाने के लिए।